हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल EasyGS में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं को बताना चाहूँगा आज कि अक्षांश रेखाएं से किस किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। इसकी उपयोगिता इतनी व्यापक है कि इसी से लगभग 70% ज्योग्राफी इसी के अंतर्गत आ जाता है, इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं। यही कारण है कि मैंने सबसे पहले अक्षांश रेखाओं को व्यापक रूप से समझाया या पढ़ाया। तो देखिए क्या क्या इसकी उपयोगिता है, यहाँ पर मैंने लिख दी है। एक तरह का आपके पास ये नोट्स जा रहा है और इसी को एक एक करके मैं डिफाइन कर दूंगा। देखिए पहली इसकी विशेषता, पहली उपयोगिता क्या है कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही लोकेशन की जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी जगह, किसी भी राज्य, देश, महादेश की अगर जानकारी हासिल करनी है कि वो देश, महादेश या कोई एक जगह पूरे ग्लोब पर है कहाँ, पूरे ग्लोब पर किस जगह पर स्थित है, तो उसकी जानकारी के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर का यूज करते हैं। जैसे कि बताएंगे आपको एटलस और मैप के द्वारा कि कैसे किसी जगह की जानकारी हासिल करते हैं। एटलस में भी लास्ट में इंडेक्स दिया रहता है कि आप किसी जगह की जानकारी के लिए इस नंबर पेज पर देखें, और उस पेज पर लास्ट में किसी भी एटलस का, खास करके मैं एक एटलस का नाम लूंगा जिसको काफी लाइक किया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। उस एटलस में आप देखेंगे बहुत सारे लोग तो एटलस ही नहीं देखना जानते हैं। अगर जानते भी हो तो आप देखेंगे कि लास्ट पेज पर सब जगह का, जो भी इंपॉर्टेंट जगह है उसका लोकेशन दिया हुआ रहता है, अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया रहता है। इस नंबर पेज पर जाइए, वहां पे ये लैटिट्यूड देखिए, यहाँ पर उतना डिग्री लैटिट्यूड, उतना डिग्री लॉन्गिट्यूड पर वो जगह स्थित है। बताएंगे, इसको डिटेल करेंगे कि कैसे जगह को लोकेट करते हैं। तो पहला टॉपिक है लोकेशन, स्थिति की जानकारी। लोकेशन की जानकारी कैसे हासिल करेंगे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। और हर मैप पर, हर एटलस के किसी भी मैप पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींचा रहता है, दिखाया जाता है। दूसरी जानकारी साइज की जानकारी हो जाती है। जैसा कि पहले भी बताए हैं कि साइज की जानकारी किसी देश की कैसे होती है, लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड से होती है। और पहले भी बताया है कि हर 2 डिग्री लैटिट्यूड या हर 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। सपोज कीजिए कि यहां से एक जगह है जो कि 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच स्थित है। यहां से 1 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ये 2 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। इन दो लैटिट्यूडों के बीच कोई जगह स्थित है, सपोज कीजिए ये जगह। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के आसपास आ रही है, अर्थात 111 किलोमीटर लंबा होगा। और चौड़ाई में भी अगर कुछ, जितना भी चौड़ाई हो, यहां से मान लीजिए सपोज कीजिए कि इतना चौड़ाई हो गई और ये 2 डिग्री के बीच आ रही है, तो यहाँ भी 111 किलोमीटर चौड़ा हो गया। तो इस तरह से लगभग उसकी साइज की जानकारी हो जाती है। और लंबाई और चौड़ाई से मिलाकर कई क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, अर्थात हम एरिया की भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैंने लिए साइड, आकार या क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त करते हैं अक्षांश रेखाओं से। तीसरा जोन या कटिबंध, किन्हीं 2 अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो होता है वो जोन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, सपोज कीजिए कि मैंने बताया कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र जोन कहलाता है या कटिबंध कहलाता है। जैसे ये ग्लोब हो गया, इस ग्लोब पर ये विषुवत रेखा हो गई,
एक कर्क रेखा हो गई 23.5 और ये मकर रेखा हो गई 23.5। अब इन दो दो रेखाओं के बीच का क्षेत्र, ये एरिया जोन कहलाएगा या फिर कटिबंध कहलाएगा। इसको इसी एरिया को कहेंगे उष्ण कटिबंध। बहुत 2-3 कटिबंध हैं जो कि फेमस कटिबंध आपको बताया जाएगा कि ये कटिबंध कहेंगे उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। इस तरह से उष्ण है, शीतोष्ण है, शीत है, कई कटिबंध आते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर चौथा पॉइंट में आता है इक्विनॉक्स। पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि ऐसा 2 दिन जिसमें कि पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता हो, वो हमने लिखा था उस समय भी 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन और रात बराबर होता है पूरे पृथ्वी पर। अदरवाइज अदर डे में क्या होता है? 21 मार्च के बाद या 21 मार्च के पहले क्या होता है? 21 मार्च के बाद ही लेते हैं। 21 मार्च के बाद आप हम लोग जिस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में है, जिस जोन में है, जिस गोलार्ध में है, जिस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के बाद धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और गर्मी की शुरुआत होती है तो दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती जाती है। और उसी का उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होने लगती है और दिन छोटा होने लगता है। तो अदर डे में 21 मार्च और 23 सितंबर के अलावे बाकी सारे दिन में दिन बड़ा कहीं और रात छोटी, कहीं रात बड़ी और दिन छोटी। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन पूरे ग्लोब पर मतलब 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर और नीचे पूरा ग्लोब पर दिन और रात बराबर होता है। इसकी जानकारी हासिल करेंगे कैसे सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर के बाद कैसे आगे बढ़ता है, कर्क रेखा की ओर जाता है, फिर कैसे वो मकर रेखा की ओर आता है। फिर इसी से इन्हीं अक्षांश रेखाओं से ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन की अवधि का पता चलता है। जैसे मानिए समर सीजन है और समर सीजन में ही आप ले एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे जैसे ऊपर की ओर इक्वेटर से जाएंगे वैसे वैसे दिन का जो टाइमिंग है वो बड़ा होता जाएगा। जैसे 12 घंटा दिन हो जगह पे 14 घंटा का दिन होगा। फिर और उसी डेट में और 23 से और ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा से और ऊपर जाएंगे तो वहां पे 15 घंटे का दिन होगा। फिर और जाएंगे ऊपर तो वहां पर 20 घंटे का दिन हो सकता है और लास्ट में नॉर्थ पोल के पास 24 घंटे का दिन हो जाएगा। इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन की अवधि हमेशा पता कर सकते हैं। और सी पॉइंट में है सोल्स्टिस, संक्रांति। 21 जून और 22 दिसंबर को जैसा कि जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, बाद के क्लास में देखेंगे। इससे और क्या पता कर सकते हैं? टेम्परेचर, तापमान। पूरे ग्लोब पर आप तापमान का अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा ग्लोब पर तापमान ज्यादा कहाँ हो सकता है और कहाँ कम हो सकता है। जैसे मान लीजिए यही ग्लोब है, विषुवत रेखा के आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा तापमान होता है। विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर या दक्षिण ध्रुव की ओर जाएंगे तापमान घटता जाता है, तापमान में कमी होती जाती है। तो इसका भी हम लोग व्यापक अध्ययन करेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों से ही ज्योग्राफी 70% कंप्लीट हो जाता है। इसलिए इसका व्यापक अध्ययन बाद क्लास में एक एक टॉपिक का 2-3 दिन क्लास में अध्ययन होगा। फिर आता प्रेशर। पूरे पृथ्वी पर
हवा का दबाव कहाँ पर ज़्यादा होगा। एक चीज़ बता दें कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर प्रेशर हवा का कम होगा। अब जैसे सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, विषुवत रेखा के आसपास के एरिया में, उष्ण कटिबंध में। सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पड़ेगी तो सबसे कम दबाव हवा का यहीं पर होगा, सबसे लोएस्ट प्रेशर जो होगा इसी एरिया में होगा। अब क्लाइमेट की जानकारी इससे हासिल करते हैं। क्लाइमेट जब भी कहा जाए, जलवायु जब भी कहा जाए, तो तीन चीज़ों का अध्ययन जरूरी हो जाता है। क्लाइमेट आखिर है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर चीज़ को क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और रेनफॉल, तापमान, हवा का दबाव और वर्षा, यही तीनों चीज मिलकर के जलवायु कहलाता है, क्लाइमेट कहलाता है। जैसे अभी आप सुनते होंगे कि हम लोग ठंडी जलवायु के क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग गर्म जलवायु के क्षेत्र में रहते हैं। कोई कहता है हम लोग गर्म जलवायु के क्षेत्र में हैं, कोई कहता है हम लोग ठंडा जलवायु के क्षेत्र में। मान लीजिए कि इंडिया के बारे में कहा जाए तो हम लोग गर्म जलवायु के क्षेत्र में हैं। दैट मीन्स गर्म जलवायु का मतलब क्या होता है? जैसी जलवायु, जैसी क्लाइमेट के बारे में बात किया जाएगा, समझिए तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। अगर गर्म जलवायु के बारे में कहा जाए, दैट मीन्स टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर रेनफॉल भी बढ़िया होगा, रेनफॉल अच्छा होता होगा और प्रेशर कम होगा, हवा का दबाव कम होगा। इस तरह से हम लोग क्लाइमेट की भी जानकारी हासिल करते हैं। बहुत इसमें व्यापक विस्तार से चर्चा होगी। फिर 8 नंबर में है किसी वस्तु का भार में अंतर का कारण। किसी वस्तु के भार में अंतर कहाँ पर कैसे वैरी करता है। कोई भी वस्तु, मान लीजिए 1 केजी की वस्तु आपके पास है, उस 1 केजी की वस्तु का भार पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं होता है। विषुवत रेखा पर कुछ होगा, ध्रुव के पास कुछ होगा, वैरी करता है। क्यों वैरी करता है? उसमें हमारा ज्योग्राफी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये टॉपिक है फिजिक्स का, लेकिन उसका ज्योग्राफी में हम लोग कैसे यूज करते हैं वो भी इसके लिए एक अलग से क्लास की चर्चा होगी। और ये वीडियो ये भी बता दें कि हो सकता है इस कमिंग संडे को इसको समझाने के लिए, किसी वस्तु के भार को समझाने के लिए ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण टॉपिक को पढ़ाया जाए। हो सकता है कि संडे को गुरुत्वाकर्षण टॉपिक, स्पेशल टॉपिक साइंस का पढ़ाने की शुरुआत किया जाएगा। इसको समझने के लिए ही शुरुआत किया जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जब समझेंगे तो ये टॉपिक भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा भी 6-7 पॉइंट और हैं जिसको कि हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, और 9 नंबर पॉइंट को मैंने लिख दिया है और इस तरह से टोटल 15 टॉपिक्स की जानकारी अक्षांशों से होती है। तो 9 नंबर देखिए, वेजिटेशन, दैट मीन नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं? जो वनस्पति, जो पौधे अपने आप जन्म ले लेते हैं, अपने आप उग जाते हैं, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, वनस्पतियाँ कैसी हैं, कितने अक्षांशों पर, किस अक्षांश पर किस तरह से वैरी करती है, उसकी भी जानकारी हम लोग अक्षांश से हासिल करते हैं। नेक्स्ट है ग्रासलैंड। वनस्पति का एक पार्ट है ग्रासलैंड। जैसे आपने सुना होगा सवाना, ग्रासलैंड, प्रेरी, पंपाज वगैरह वगैरह, उसकी भी जानकारी वो भी अक्षांशों के अनुसार ही वैरी करते हैं। अर्थात निम्न अक्षांश जब भी कहेंगे, समझिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का अक्षांश को कहेंगे निम्न अक्षांश। अगर उच्च अक्षांश कहते हैं तो कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर और नीचे की बातें करते हैं। तो अक्षांश वाइज या लैटिट्यूड वाइज वैरी करता है घास का मैदान। कलर ऑफ वुमेन, आदमी का कलर भी अक्षांशों से पता चल जाता है। जो विषुवत रेखा के आसपास के जो लोग होंगे उनका कलर ब्लैक कलर होगा, निश्चित रूप से ब्लैक होगा।
क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है और ज़्यादा गर्मी पड़ता है। जैसे कि आप अगर विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश देख लीजिए, 0 डिग्री, इसके इर्द गिर्द वाले क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ेगी तो शरीर का रंग काला हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे कम गर्मी पड़ती है और इस अक्षांशों में रहने वाले लोगों का कलर व्हाइट होता है। धीरे धीरे गोरापन बढ़ता जाता है और जितना पोल की तरफ जाएंगे उतना ही कलर व्हाइट होता चला जाता है। इस तरह से अक्षांशों के द्वारा हम कलर का भी एक तरह का बाहरी अंदाजा लगा लेते हैं। हालांकि कुछ मिक्सिंग भी होता है। अगर इक्वेटोरियल एरिया में अगर विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास के में रहने वाले लोगों का भी कलर व्हाइट हो सकता है, गोरा हो सकता है, जिसका कारण है मिक्सिंग। फिर 12 नंबर में है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? नंबर ऑफ स्पेसीज, टाइप ऑफ स्पेसीज जहां पर बहुत ज्यादा हो उसको जैव विविधता बायोडायवर्सिटी कहते हैं। यूपीएससी में एक टॉपिक ही है बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी कहाँ पर ज्यादा होती है, कहाँ पर ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, उसकी भी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। लैटिट्यूड के द्वारा उसको समझने में ज्यादा आसानी होती है, वहां भी उसकी उपयोगिता होगी। 30 नंबर में विंड या पवन की जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ा व्यापक टॉपिक है। पवन की जानकारी, कैसे पवन आती है, कैसे पवन का ओरिजिन होता है, पवन किसे कहते हैं, पवन किसे कहते हैं। हवा को, कोई भी हवा को पवन नहीं कह सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर गतिशील है उसी को पवन कहते हैं। अब पवन कितने तरह के होते हैं, पवन कैसे एक जोन से दूसरे जगह पर कैसे पवन का गमन होता है, मूविंग होता है, उसकी जानकारी हम लोग अक्षांशों के द्वारा व्यापक रूप से जानकारी हासिल करते हैं। 14 में है जब विंड की जानकारी कर लेंगे, जब पवन की जानकारी कर लेंगे तो मानसून भी एक पवन है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहती है। इसके चलते भारत में व्यापक वर्षा होती है। तो विंड की जानकारी जब हासिल कर लेंगे तो मानसून की भी जानकारी हासिल कर लेंगे। वो अक्षांशों के द्वारा कैसे उसका आकलन करते हैं इसकी भी जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। लास्ट में ओशनिक करेंट है, जलधारा। जलधारा, ओशनिक करेंट को समुद्री जलधारा कहते हैं। समुद्र में जलधाराएं बहती हैं, गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश की ओर जाती हैं और उच्च अक्षांश, आप सपोज कीजिए कि यह है इक्वेटर, यह है 0 डिग्री और यहाँ से गर्म जलधारा जाएगी ऊपर की ओर या दक्षिण की ओर। तो इन क्षेत्रों में जब, चूंकि यहाँ पर ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, इस क्षेत्रों में गर्मी कम पड़ती है, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जो कि पहले हम लोग पढ़े हैं। इन क्षेत्रों में माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये जलधाराएं जा करके इनके क्लाइमेट को चेंज कर देती है, इनका टेम्परेचर को चेंज कर देती है। यहाँ ठंडा प्रदेश में होते हुए भी बहुत सारी जगह ऐसे है जहाँ पे यहाँ की जलधाराएं पहुँचती हैं, तो वहाँ पर गर्म क्लाइमेट का वातावरण तैयार करती है। इस तरह से अक्षांश रेखाओं का व्यापक उपयोग है और हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके अध्ययन करेंगे। एक और बातें मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनता रहेगा, लाइव क्लास भी मेरा चलेगा, लेकिन लाइव क्लास से इस वीडियो का कोई रिलेशन नहीं होगा। बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जो कि वीडियो देख रहे हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास लिया जाए, तो मैंने लाइव क्लास की शुरुआत कर दी है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर लाइव क्लास होगा तो क्या वीडियो बंद हो जाएगा? नहीं, उसका लाइव क्लास से वीडियो का कोई रिलेशन नहीं है। लाइव क्लास भी चलेगा, वीडियो भी आपको मैं भेजता रहूँगा। आप बने रहेंगे, हमेशा देखते रहेंगे, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलेंगे। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।